अच्छा, कैलकुलेशन कर दी आपने फॉर W6 एंड W7? सर ये W6 के लिए हुई है। W5 हो गया हमारे पास। अच्छा, तो W6 में क्या होगा अगर हम चेन रूल अप्लाई करें? तो W6 और W5 में क्या चीज़ सेम है और क्या चीज़ डिफरेंट है? सर सारा सेम ही होगा, सिर्फ W6 चेंज हो जाएगा चेन रूल में। हाँ, ये देखे ना, ई टोटल का विद रिस्पेक्ट टू आउट ओ वन तो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, हम्म। और आउट ओ टू तो डिपेंड ही नहीं करता W6 पे। जी सर। तो इस वजह से सिर्फ लास्ट वाला जो टर्म है वो चेंज होगी। तो लास्ट वाले में क्या होगा? पहले क्या लिखा हुआ था? डब्ल्यू ये आ जाएगा ना, आउट H2। पहले आउट H1 था, अब आउट H2 हो जाएगा। तो ये हमने जो चेन रूल अप्लाई किया है ना, इट हैज़ मेड आवर लाइफ रियली सिंपल, कि कुछ बहुत सारी कैलकुलेशंस हमें करनी नहीं पड़ती। इसी तरह B2 है, तो नेट O1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू B2, अगर आपने B2 की वैल्यू अपडेट करनी है, तो अभी हम उनको नहीं, हमने B1 B2 को नहीं अपडेट किया, वी आर जस्ट लीविंग देम एज दे आर, हमने फिक्स कर दिए। अच्छा, तो ये अल्फा हम फाइव से लेते हैं हमेशा? नहीं, अल्फा तो आपको पता है कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो अल्फा तो हमें पता करना होता है ना कि एरर कम हो रही है तो अल्फा अच्छा है, और एरर बढ़ रही है तो अल्फा बुरा है। अच्छा, तो W5 W6, अच्छा W7 के लिए चेन रूल क्या होगा? W7 के लिए व्हाट विल चेंज? सर पार्शियल नेट O2 over partial W7 into partial out O2 divided by partial net O2 into partial total error divided by partial out O2। पिक्चर शेयर कर देता हूँ सर मैं चैट में। आपका माइक म्यूटेड है सर। हाँ, सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि W7 की अगर हम बात करें, तो डेरिवेटिव ऑफ ई टोटल विद रिस्पेक्ट टू W7 मींस डेरिवेटिव ऑफ EO2 विद रिस्पेक्ट टू W7, क्योंकि EO1 तो डिपेंड ही नहीं करता W7 पे। ई टोटल डिवाइड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउट O2, आउट O2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नेट O2, एंड नेट O2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W7। ऐसा ही है सर। ठीक है, तो एक दफ़ा W7 के लिए हमने कोई कैलकुलेशन कर ली, तो W8 और जो बाकी पैरामीटर्स हैं O2 के, उनको हम रीयूज कर लेंगे काफ़ी सारी वैल्यूज़ को। तो हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट सेव करके रखने चाहिए, तो काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा, अब जो है ना, इसमें द इंटरेस्टिंग थिंग इज कमिंग, कि जब हम W1 को अपडेट करेंगे, तो W1 का डेरिवेटिव ऑफ ई टोटल विद रिस्पेक्ट टू W1, ये क्या होगा?
EO1 भी डिपेंड करता है W1 पे। EO1 तो करता है, EO2 करता है W1 पे डिपेंड। जी सर करेगा, H1 की वजह से। क्यों? आउट H1 इज द इनपुट ऑफ O2, तो जी सर। आउट H1 डिपेंड्स ऑन W1। तो अब जो है ना, पहले तो हमारे लिए आसानी थी ना कि हम सिर्फ एक टर्म का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे, अब हमें दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम दो का कर लेंगे और फिर जमा कर देंगे बाद में। तो अगर मैं आपको कहूँ कि EO1 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें W1 से, तो क्या चेन रूल होगा? आप चेन बता सकते हैं EO1 विद रिस्पेक्ट टू W1? सर एक क्वेश्चन है सर, यहाँ पर हम जो चेन रूल में कैलकुलेट करते हैं, इसमें जो EO1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम विद रिस्पेक्ट टू O1 डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, आउट O1। तो जो टोटल की वो है, टारगेट O1 है, वो हमारे पास 0 होगा। नहीं, टारगेट O1 है ना, वो तो कांस्टेंट है, जो भी उसकी वैल्यू है। कांस्टेंट रहेगा ना, तो वो कांस्टेंट की वजह से 0 हो जाएगा जब हम वो अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव मतलब आप जो बात कर रही हैं, बेसिकली आप ये कह रही हैं कि लेट्स से मैं कहता हूँ y इक्वल्स टू 2x प्लस 3z, तो डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स 2x प्लस 3z विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? दूसरी वाली टर्म जीरो हो जाएगी। 0 हो जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वो तो ठीक है, जो डेरिवेटिव के रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। सही है सर। तो अब आप चेन बता सकते हैं EO1 का डेरिवेटिव विद और इसकी रिस्पेक्ट टू चेन में W1? चार, और इसकी चेन में चार चीजें आ जाएंगी। मुझे नहीं पता, आप बता दें पूरी चेन, आपके सामने ही है डायग्राम, आप पूरी बताएं ना। एक होगा EO1 डिपेंड करेगा आउट O1 पे, आउट ओ आउट वन पे O1 थी, डिपेंड आउट ओ वन करेगा विद नेट रिस्पेक्ट टू नेट नेट ओ O1, वन पे, नेट O1 डिपेंड नेट ओ वन करेगा विद रिस्पेक्ट टू नेट H1 पे। किस? आउट H1 नेट H1 और फिर W1। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने भी कहीं लिखा हुआ है, अ, तो यहाँ पे बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों जो टर्म्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन W1। तो पहले EO1 का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है हमने, और फिर हमने EO2 का विद रिस्पेक्ट टू W1 करना है, तो फिर हम जो है ना वो ऐड कर देंगे। तो पहले अभी हम EO1 का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू W1। तो ये मैंने एक चेन लिखी हुई है, ये ज़रा मुझे बताएं ये चेन ठीक है? ये मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, ये जो बॉटम राइट पे चेन लिखी हुई है? जैसे कंप्लीट है। How many of you agree with this chain, and if there is any doubt or anything missing? सही है सर। अच्छा, तो क्विज कर लें फिर एक, अगर ये ठीक है तो। नो सर। O2 के लिए क्विज देंगे सर। क्या EO2 चीज? के लिए, EO2 के लिए क्विज देंगे। नहीं, इसी के लिए क्विज दूंगा, EO1 के लिए। सर रहने दें कोई सर प्लीज।
सर अभी अगर पिछली देखो कैलकुलेशन में भी एरर है सर, वो भी नहीं आपसे आपकी वैल्यू से मैच हुए सर। ये कुछ के मैच हुए हैं, मेरे तो एरर आ रहा है सर। वैल्यूज सेम नहीं आ रही। सर मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ वो निकालते हुए। W5 की वैल्यू 6 भी चेन रूल लगाया हुआ है, लेकिन मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ। तो अभी सर क्विज आप देंगे तो डेफिनेटली 0 है। अच्छा ठीक है, तो ये गलत लिखी हुई है चेन रूल, आप मुझे गलती बताएं। सर ये पार्शियल नेट वन का पहले होगा पार्शियल नेट H1 के साथ और फिर पार्शियल नेट H1 का पार्शियल W1 के साथ। तो ये नेट वन का W5 से क्यों नहीं होगा? अभी किया नहीं है नेट वन का W5 से, तो नेट वन W5 पर डिपेंड करता है ना। Net O1 depends on W5. Do you agree or not? जी सर। एग्री। तो डिपेंड करता है। ऐसे अच्छा अगली बात बताएं, W5 depends on out H1. यस सर। जी सर। H1 के आउटपुट पर सही है। W5 out H1 पे कैसे डिपेंड करता है, जरा मुझे बताएं। नहीं करते सर। W5 ने वेट चेंज नहीं अपडेट नहीं होंगे वेट हमारे। क्या चीज? सर बैकवर्ड पास से हमारे W5 अपडेट हो जाएगा तो वो इफेक्ट तो करेगा हमारे उसको इवन को। नहीं वो ठीक है, वो तो हमने वैल्यू नहीं लिखनी है ना, तो इस तरह अगर हम सोचेंगे तो हर चीज पे डिपेंड करती है, बट दैट इज नॉट द केस। ठीक है, आउट H1 की कोई वैल्यू होगी, उससे कोई एरर आएगी, उस एरर, क्योंकि एरर डिपेंड करती है W5 पे, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वो तो एरर डिपेंड कर रही है आउट H1 पे। ये तो नहीं कह सकते कि एरर भी आउट वन पे डिपेंड करती है आउट H1 पे, और एरर डिपेंड करती है W5 पे, तो W5 डिपेंड करता है आउट H1 पे। W5 तो आपने गेस किया था ना, W5 डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, इट इज द पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। राइट सर। सर तो समझ आ ये जो गया। फोर्थ टर्म लिखी हुई है, ये मैंने गलत लिखी हुई है। W5 ये इस तरह है, मैंने एक, आप इमेजिन करें मैंने एक इक्वेशन लिखी है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ 3 का विद रिस्पेक्ट टू x या 3 का विद रिस्पेक्ट टू y। तो 3 डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, 3 इज अ कांस्टेंट, W5 इज अ कांस्टेंट। तो ये चौथी टर्म गलत है। आपने जो चीज करनी है चेन मुकम्मल करने के लिए, वो आपको ये पता होना चाहिए कि नेट ओ वन जो आप बता रहे थे मुझे, नेट ओ वन डिपेंड्स ऑन नेट ओ वन डिपेंड्स ऑन आउट H1। ये जो बड़े वाला एरो बना हुआ है, ये है चेन रूल। नेट ओ वन की क्या इक्वेशन थी? नाउ नेट ओ वन डिपेंड्स ऑन आउट H1। तो इस तरह वो लिंक दोबारा एस्टेब्लिश होता है, चेन मुकम्मल होती है। इस तरह नहीं होती कि net O1 depends on W5 and W5 depends on out H1। net O1 depends on out H1। तो आप जो जंप लगानी है वो ये लगानी है। तो दूसरे लफ्जों में ये फोर्थ टर्म गलत थी, और एक्चुअल जो है वो ये चेन रूल है। वहाँ पे लिखा ये देखें,
पहले हमने लिखा कि ये EO1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउट O1, आउट H1, ये जो बड़े वाला बोल्ड वाला एरो है। तो इस चेन में क्या है, EO1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउट O1, ये हमने कैलकुलेट कर नहीं लिया था। ये जिस टर्म की तरफ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, EO1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउट O1, आउट सर हम O1। जी कर चुके हैं सर उसके केस में, W5 के केस में। हाँ, ठीक है। तो आउट H1 और नेट O1 ये दूसरा भी कर लिया। अब सिर्फ रह गया नेट O1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउट H1। ये जो थर्ड टर्म है ये रह गई, नेट O1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउट H1। तो ये कर लेते हैं कैलकुलेट, तो ये वाला पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। EO1 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आउट H1, ये मोटे वाला बोल्ड वाला है। उसके बाद क्या स्टेप है, आउट H1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नेट H1 और नेट H1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W1। ये जो ऊपर येलो बॉक्स में चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये हमने करनी है सेपरेट। तो ये येलो बॉक्स के बाहर जो है EO1 का डेरिवेटिव आउट H1 वो नीचे लिखा हुआ है। और इस चेन को जब हम देखते हैं ना, तो इस चेन में से कुछ चीज़ें थी जो हम कैलकुलेट कर चुके थे। इस वजह से ना हमने W5 से शुरू किया था, आपको याद हो। मतलब हमारे पास चॉइस थी ना कि किस पैरामीटर से डेरिवेटिव स्टार्ट करना है। तो पहले हमने W5 से स्टार्ट किया। हमने कहा कि कुछ हम कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में जो हमने कैलकुलेशंस करनी होंगी ना, वो इसी पे डिपेंड करेंगी, तो इनकी वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। आपके पास ये भी चॉइस थी ना, आप W1 से स्टार्ट कर देते। सर एक क्वेश्चन दिखा दें सर। क्या चीज़? सर आउट O1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नेट O1। सर इसकी जो पे कैलकुलेशन की है वो दिखा दें सर, ये वाली गलत आ रही है मेरी। ये लिखा है, ये पिछले लेक्चर में ना हमने ये प्रूव किया था कि ये डेरिवेटिव आउट O1 विद रिस्पेक्ट टू नेट O1 ये होता है, इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस आउट O1 इनटू आउट O1। अगर आप डायरेक्ट सर डेरिवेटिव ये कैलकुलेट तो करेंगे ना, ठीक तो है सर, कुछ और आए। ये सर ऐसे ही लिखा है, लेकिन आउट वन की यहाँ पे वैल्यू कौन सी ले रहे हैं जो हमने W5 के थ्रू कैलकुलेट की हुई थी? हाँ, जो चीज़ें पहले कैलकुलेट की हुई थी, W आउट O1 ये वैल्यू है 0.7513। अच्छा सही हो गया। आप कौन सी, इसके अलावा कौन सी वैल्यू आउट है O1 की? तो मैंने सिग्माइड में यूज करके वो लगा यूज की थी, वो बनती है 1.105, वो ये वाला है। मैं नेट ओवन यूज कर रहा था। सही हो, सही है सर, ये error था मेरा। तो ये हमने चेन रूल ठीक कर लिया। अच्छा, तो इस नए चेन रूल में, इस नए चेन रूल में अच्छा EO1 हमने कैलकुलेट कर लिया है। एक एक ये जो ऊपर डेरिवेटिव है E टोटल का विद रिस्पेक्ट टू W1, अब EO2 का विद रिस्पेक्ट टू W1 क्या एरर होगा, उसका चेन बता सकते हैं आप? EO2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W1। सर सेम ही होगा, बस सिर्फ EO1 की जगह EO2 आएगा। क्या चीज़ चेंज होगी?
EO1 की जगह EO2, EO1 की जगह EO2 आ जाएगा। उसके बाद EO2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउट H1 कैलकुलेट करना है। तो इसमें 3 टर्म्स है ना, तो इनमें से कौन कौन सी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं? सर EO1 ओवर आउट O1 हम पहले कर चुके थे W5 के लिए, और आउट ओवर आउट O1 और आउट H1 और नेट H1। नहीं, सर मतलब हम EO2 के लिए करना चाहते हैं ना, EO2 के केस EO2 का डेरिवेटिव। 2 हम कर चुके होंगे, बस सिर्फ EO2 के लिए हमें करनी होगी आउट H1 के रिस्पेक्ट से। नेट नेट O1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउट, हमारा है ना EO2 आ गया अगर इधर, हम्म, तो EO2 में EO2 depends on out O2, out O2 depends on net O2, and net O2 depends on out H1. Net O2 depends on out H1. Net O2 की इक्वेशन देखते हैं ना यहाँ। Net O2 depends on out H1। क्या डेरिवेटिव होगा net O2 का with respect to out H1? W7। W7 होगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो नाउ लेट्स सी कि क्या रह गया बाकी। और फिर उसके बाद क्या स्टेप्स रह गए? आउट H1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नेट H1 और नेट H1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W1। तो ये येलो वाला बॉक्स है जो हमने अभी ऑलरेडी कैलकुलेट किया, ये कॉमन है दोनों में, यहाँ से बात कॉमन हो जाती है। तो ये अभी हम पहले कर चुके हैं, तो ये तो डी यूज हो जाएंगे। तो पांच में से 4 पार्शियल डेरिवेटिव हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 5 में से 4। तो अगर हमने वो सेव किए हुए थे ना, तो अब हमें सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो इस वजह से हम चेन रूल अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये देखें ना, हमने वी यूज्ड मैथमेटिकल ट्रिक्स टू फिगर आउट कि हमने कौन सी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं और कौन सी दोबारा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब हम न्यूरल नेटवर्क की आप लिटरेचर पढ़ेंगे ना, तो ये जो हमने शुरू में एरर कैलकुलेट की थी, इसको फॉरवर्ड पास कहते हैं। इनपुट दिया और आउटपुट कैलकुलेट की, और फिर आउटपुट जब आ गई तो फिर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, तो उसको बैकवर्ड पास कहते हैं। ये जो चेन रूल हम बना रहे हैं, तो फॉरवर्ड पास करते हुए जो भी पार्शियल रिजल्ट्स आ रहे थे वो हम सेव करते हुए जा रहे थे। हमें पता था कि जब हम बैकवर्ड पास करेंगे ना, तो ये आउट H1 और आउट O1 ये कहीं ना कहीं यूज़ हो। और फिर उधर बैकवर्ड पास में भी हमने चेन रूल अप्लाई किया, और हमने ये याद रखा कि जो एक दफ़ा चीज़ कैलकुलेट कर ली है ना, उसको मेमोरी में सेव कर लें, दोबारा ना करना पड़े। तो इस तरह की हमने चेन रूल की फैक्टराइजेशन की। तो चेन रूल जो हमने पढ़ा था, उसका मकसद ज़िंदगी में सिर्फ ये नहीं था कि हमें मैथ की एक ट्रिक आ गई थी, आज हमने उसको यूज़ भी किया है। उसको यूज़ करने से हमें हमारी बचत हो गई है। जब डेरिवेटिव को एज अ चेन रूल लिखते हैं, तो हमें वो पता चल जाता है कि कौन सा हिस्सा हमने पहले कर लिया है, हमारा टाइम बच जाता है। तो ये जो है ना, आपने बैकवर्ड पास कर लिया। अब W1 की अगर आपने ई टोटल विद रिस्पेक्ट टू W1 कर लिया है, तो कैन यू कैलकुलेट ई टोटल विद रिस्पेक्ट टू W2? क्या चीज़ चेंज होगी सारे में? फिर H1 की जगह H2 हो जाएगा। नहीं, W2 तो H2 से लेना देना ही नहीं है उसका।
तो सेम ही आएगा, सिर्फ लास्ट सेकेंड इक्वेशन में वो चेंज हो जाएगा डेरिवेटिव। बताए ना किस में चेंज होगा। नेट H1 और पार्शियल W2 हो जाएगा, सर लास्ट वाला नेट बाकी इस सारे वन का सेम। W1 W2 नेट H1 का W2 ठीक है। तो अब आप ये सारे ना चेन रूल आप ये एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा। तो हमने कर लिया ये एक दफ़ा फॉरवर्ड बैकवर्ड पास हुआ हमारा। तो अब जो हमारे पास सारे पैरामीटर्स की सारी नई वैल्यूज़ आई हैं ना वो यहाँ लिखी हुई है मैंने। और जब हमने अपडेटेड प्रीवियस एरर हमारी आ रही थी 0.298 और अब जो अपडेटेड पैरामीटर्स है ना उनसे जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं वो आई हैं 0.2910। कितना फ़र्क आया एक आइट्रेशन में? थोड़ा सा फ़र्क आया ना। तो 0.007। हाँ, तो ये 10,000 मरतबा होगा ना फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास, तो फिर आपकी एरर क्या रह जाएगी? पॉइंट ये जितने ज़ीरो है। तो ये वो आइट्रेशंस हैं न्यूरल नेटवर्क में। आप ये देखें कि फॉरवर्ड पास करते हैं और बैकवर्ड पास करते हैं तो कितने बीच में इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं। अगर हम वो सेव ना करते तो पहले ही हमें 10,000 आइट्रेशंस करनी है। वो सेव ना करते तो हमारा काम कितना बढ़ जाता। तो इस तरह जो है ना हमने अपना न्यूरल नेटवर्क स्क्रैच से ट्रेन कर लिया। अब न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा, इससे बड़ा नेटवर्क आ जाएगा। आप हिडन लेयर्स बढ़ा दें, आप नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ा दें, आप नंबर ऑफ कनेक्शंस चेंज कर दें। तो दिस इज होपफुली वी विल कवर दीज थिंग्स इन दी नेक्स्ट कोर्स इंशाल्लाह, जो आ रहा है आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स वाला। उसमें वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स। बट दी एट दी एंड ऑफ इट हमने देख लिया है कि न्यूरल नेटवर्क में भी बस एक एरर फंक्शन बनाना होता है, उसके डेरिवेटिव कैलकुलेट करने होते हैं। सर तो नेक्स्ट देयर इज सेमेस्टर में हम सिर्फ एक CNN जी नहीं करेंगे। सर आपने कहा ना हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे, तो हम CNN और बाकी जो चीजें हैं वो भी पढ़ेंगे। इन्हीं का नाम है ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स तो आपने पढ़ने भी नहीं है ना, ये सारे आर्टिफिशियल न्यूरल ही है ना। असल न्यूरल नेटवर्क तो आपके ब्रेन के अंदर है ना, वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स तो हमने नहीं पढ़ने। तो ये जो भी आप नाम ले रही हैं ये इसी में सर आते एक और हैं। चीज सर सर आपके पिछले लेक्चर्स आपने अपलोड नहीं किए हुए किसी एलएमएस पे कौन से रिकॉर्डिंग्स लेक्चर, ये स्लाइड्स? सर हाँ वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग एलएमएस का वगैरह। फेलियर। हाँ जी, वो एलएमएस का फेलियर है, इट इज़ नॉट लेटिंग मी। अब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से। ठीक है, तो अदरवाइज यू कैन वॉच दीज लेक्चर्स ऑन MS Teams, कांट यू? सर वो थोड़ी देर बाद डिलीट हो जाते हैं। मतलब हैं तो सही ना MS Teams पे, आपको पुराने लेक्चर नज़र नहीं आते MS Teams पे? नो सर, एक वीक के बाद शायद वो डिलीट हो जाते हैं। मुझे तो नज़र आते हैं नहीं सारे सर, पुराने। 1 मंथ से 1 मंथ से सर ज्यादा अभी तो आ रहे हैं, लेकिन वो अक्सर होता है ऐसे कि वो मेरे ख्याल में 10 to 14 डेज के बाद गायब हो जाती हैं। सर वो प्ले नहीं होते, मतलब वो डिलीट हो जाते, अब वो खोलेंगे तो वो चलेंगे नहीं वो। सर वो फिर स्क्रीन पे अवेलेबल होते हैं लेक्चर्स। मैं अभी खोल के दिखाता हूँ। कहाँ गया हमारी टीम? क्या इसमें है नहीं है? 20 डेज तक की लिमिट होती है सर, 20 डेज तक हम देख सकते हैं। अभी मैं देखता हूँ ना कि क्या है। अगर तो डिलीट हो गए हैं तो फिर तो डिलीट हो गए। लेट्स सी, ये मैं चला गया इसमें, अवेलेबल है। किधर गया? कंप्यूटर थोड़ा स्लो है। मैंने क्लिक किया और ये है, ये सबसे पहले वाली रिकॉर्डिंग है मेरा ख्याल है, ये जो सबसे ऊपर नज़र आ रही है इसको मैंने क्लिक किया है।
मुझे तो नज़र आ रहे हैं, ये देखें। सर ये आपके कंप्यूटर पे लोकली अगर आप डाउनलोड कर लें तो फिर रह जाते हैं, वरना अगर आप डाउनलोड ना करें तो 20 डेज के बाद फिर जो है वो डिलीट हो जाते हैं, अगर लोकली आपने डाउनलोड ना किए हो तो। मैंने तो नहीं किया डाउनलोड, मैं तो यहीं से ओपन करके दिखा रहा हूँ। हो रहे हैं सर, अवेलेबल है हमारे पास। सर ये वाले नए लेक्चर हैं, 20 दिन पुराने वाले पे जाएं। ये 20 नहीं, ये सब उससे भी पुराने वाला है, ये पहला लेक्चर मैंने खोला हुआ है। इससे पिछला तो लेक्चर है ही नहीं, ये जो पहली मीटिंग हुई थी ना मैंने वो ओपन की। ये देखिए सारे हैं मेरे पास। आई थिंक सर ये दिसंबर की है। नहीं मैं चले मैं कोर्स का पहला लेक्चर ओपन करके दिखाता हूँ। Let me see. दोबारा let's see if I find time अब ये, because it's so much data and downloading and uploading takes too much time and sometimes it's not helping. तो anyways ये मैं कोशिश करूँगा। तो जिन लोगों को नज़र आ रहे हैं ना पुराने वाले, आप उनसे पूछिए कि हाउ कैन दे सी इट। मुझे तो नज़र आ रहे हैं सारे, मुझे इस सेमेस्टर के नहीं, मुझे पिछले सेमेस्टर के भी नज़र आ रहे हैं। आप पिछले के देख लेते हैं। MS टीम के ऊपर सर सारे अवेलेबल हैं शुरू से लेकर आखिर तक। हाँ ये देखें ना, ये पिछले सेमेस्टर में जो लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं ये तो वो भी अवेलेबल है। ये मुझे एक स्टूडेंट आपके कोलीग सजेशन दे रहे हैं कि एक AI बॉट बनाना चाहिए जो अपलोड करे और डाउनलोड करे और अपलोड करे। आइडिया अच्छा है। हाँ ठीक है, अभी आप लोगों ने ही करना है ना आप लोग ही करेंगे अगले सेमेस्टर में। नहीं थे सर लेक्चर्स। क्या चीज? लेक्चर्स नहीं थे सर, डिलीट हो चुके थे। किस जगह पर? वो प्रीवियस सेमेस्टर वाले। वो तो मैंने ओपन ही नहीं ना किया, वो डिलीट नहीं हुए हुए, मैं दोबारा खोल के आपको दिखा दूँ। तो एनीवेज लेट्स सी, आपके फाइनल एग्जाम कब है? व्हेन इज योर फाइनल एग्जाम? सर 22 से। 22 से है। वी विल ट्राई कि आई कैन अपलोड फ्यू ऑफ द लेक्चर्स जो हो सकते हैं। तो बाकी जो है वो स्लाइड्स मैंने अपलोड कर दी हैं, और जिनसे नहीं हो रहे वो अपने कोलीग से पूछ लें। ठीक है, तो दैट्स इट। ये न्यूरल नेटवर्क ख़त्म हो गए हैं, पैरामीटर अपडेट हो गया आपके पास, और पैरामीटर अपडेट होने के बाद आपने ये देखा है कि आपकी ट्रेनिंग एरर तो बहुत कम है, लेकिन क्रॉस वैलिडेशन एरर बहुत ज़्यादा है। तो क्या मसला है आपके न्यूरल नेटवर्क के साथ? Your training error is low and ओवरफिटिंग होगी। तो क्या मसला है? ओवरफिटिंग क्यों होती है? न्यूरॉन ज्यादा है, पैरामीटर बहुत ज़्यादा है। किसी भी तरीके से सर हमें वायर्स वो जो हमें वो कम करनी होंगी, जो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो नाउ यू नो। अब मैं अगर कोई बहुत बड़ा नेटवर्क बनाकर उसके ऊपर लिख लूँ ना कि ये डीप नेटवर्क है, तो आपको पता है कि इसके पैरामीटर कैसे पता चलते हैं और इस नेटवर्क के साथ मसला क्या है। तो अब कुछ रह नहीं गया है सच डीप लर्निंग में। वी विल जस्ट सी सम ऑफ द ट्रिक्स स्पेसिफिक टू डीप लर्निंग। सर जो हमने नेटवर्क ट्रेन किया था या फॉरवर्ड प्रोपेगेशन की थी, वो हमने एक अल्फा लेट्स से 0.5 करके की थी, तो नेटवर्क ट्रेन हुआ है, हमारे उससे एडजस्ट हुए हैं। जब हम बैक प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो वो भी उसी अल्फा के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। तो अगर हम अल्फा चेंज करते हैं तो क्या होगा? पहले तो हमें पहली कुछ आइट्रेशन, यहाँ पे तो 10,000 आइट्रेशंस की है ना हमने।
ये जो पहली कुछ आइट्रेशंस की हैं इनमें एरर कम होने की बजाय हमने देखा था ना कि पहले 0.2983 एरर है और पहली आइट्रेशन के बाद 0.2910 एरर है। इसका मतलब एरर कम हुई है। अगर हमने अल्फा की वैल्यू अच्छी ना सिलेक्ट की होती तो शायद एरर बढ़ जाती, तो हमें पता चल जाता कि 0.5 इज़ नॉट अ गुड वैल्यू, इसको बदलें। तो अगर वैल्यू ये एरर बढ़ गई है 0.2983 के बाद ये हो गई है 0.20 1.2, लेट्स से ये एरर हो जाती है 1.2, तो जो आपने अल्फा सेलेक्ट किया हुआ था उसको आपको क्या करना चाहिए? तो चेंज करेंगे उसको। हाँ मतलब कम करेंगे ज़्यादा करेंगे, बताएं। सर अगर एरर बढ़ रहा है तो अल्फा को आई थिंक कम करेंगे। यस सर, कम करेंगे। हाँ वो बहुत बड़ा जंप लेके आगे चला गया। हाँ फिर कम करेंगे। तो अब आपको पता है कि न्यूरल नेटवर्क में अल्फा हो या लीनियर रिग्रेशन में अल्फा हो, वो उसको कम करने का एक ही तरीका, अच्छा वाला अल्फा कहाँ से आएगा ये हमें पता है। ग्रेडियंट डिसेंट से नहीं, ग्रेडियंट डिसेंट से नहीं, एरर का प्लॉट करने से आएगा। एरर अगर कम हो रही है तो अच्छे वाला अल्फा है, एरर बढ़ रही है तो बुरे वाला अल्फा है। तो यू सी थिंग्स आर कॉमन। जो आपने ब्लॉक डायग्राम पढ़ ली है, जो उधर सोल्यूशन है इधर भी वही सोल्यूशन। तो अब हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल कवर एसवीएम। वो भी एक क्लासिफायर है, उसको भी देख लेते हैं। वो भी बहुत फेमस था, अभी भी है, कुछ चीज़ों में बेहतर काम करता है न्यूरल नेटवर्क से। तो वी विल सी कि उसमें क्या चीज़ स्पेशल है। दैट इज प्रोबेबली द लास्ट थिंग। सर नेक्स्ट वीक में प्रेजेंटेशन होंगी जी सर, जो नेक्स्ट वीक है, कमिंग वीक, इसमें हमारी क्लासेस होंगी। आपकी क्लासेस अगले 2 हफ्ते होंगी, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। राइट सर, तो सबमिशन है जो फिर वो सर प्रेजेंटेशन की, वो तो फिर जनवरी में ही होगी। नहीं, वो जो नेक्स्ट वीक वी विल कवर एसवीएम होपफुली, एंड द नेक्स्ट वीक आफ्टर दैट वी विल हैव दोस प्रेजेंटेशंस, सो यू हैव लाइक 8-9 डेज। अच्छा सर, आपसे एक उसमें रिक्वेस्ट करनी थी क्लास के बिहाफ पे, इससे क्योंकि हमारे डेली बेसिस पे भी क्विज असाइनमेंट्स भी चल रहे हैं और हमें 1-2 और सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, तो सर हमारे लिए वो 2 पेपर्स जो है ना वो करना मुश्किल हो रहा है। तो अगर पॉसिबल है तो आप सर एक टॉपिक पे कर लें, या सोशल पे या टेक्निकल पे, एक ग्रुप के लिए। यस नहीं सर वो उसमें तो ये नहीं, रोबोटिक्स इसमें के ये वो दैट इज़ नॉट माय कंसर्न। द थिंग इज़ कि एक आपने 3 मिनट की वीडियो बनानी है जो आपको बना लेनी चाहिए थी अभी तक, और एक आपने 5 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है, टोटल 8 मिनट्स ऑफ एफर्ट, एंड 20 ग्रेडेड मार्क्स आर रिलेटेड विद इट। और आप ग्रुप में काम कर रहे हैं ना, तो जो तो कर रहे हैं अकेले उनको तो मैंने कहा है कि एक ही करें, और जो कर रहे हैं ग्रुप में देन इट शुड लुक लाइक अ ग्रुप एफर्ट। So this is your training for semester system. It's not like the absolute system. Here you have to learn how to time manage your time as a team, how to work in a group. If we remove all these pressures, तो फिर आपकी कोई ट्रेनिंग तो नहीं होगी ना। ये जानबूझ के ये सारे प्रोजेक्ट रखे हुए हैं ताकि you feel this pressure at the end of the semester. if you don't feel anything, तो फिर तो मतलब वो इसी तरह है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको अपने मसल में कोई दर्द ही महसूस नहीं हुआ, इसका मतलब वो मसल बिल्ड तो नहीं हुआ। एक्चुअली ग्रुप में भी दोनों में पेपर मतलब पढ़ना भी पड़ेंगे और समझना भी पड़ेंगे, वीडियो पे भी दोनों ही काम करेंगे, तो वो ग्रुप में भी इवन अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको इतनी एफर्ट करनी